नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों की। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 अब इसका समापन हो गया है। हल्द्वानी में इनका भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े चेहरे शामिल थे। यहाँ पर समापन समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को नमन किया और कहा कि पीएम मोदी ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि के लिए गौरव का क्षण है और 16,000 से अधिक एथलीट यहां पर आए हुए हैं। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद। देखिए, कार्यक्रम में उन्होंने पुलवामा के शहीदों को नमन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ। यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स करके देश को एक संदेश दिया है। उत्तराखंड देवभूमि तो है ही, लेकिन नेशनल गेम्स के बाद वो खेल भूमि भी बन चुका है। सारे कार्यक्रम के दरमियान राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी बात की चिंता करी, भारत सरकार के साथ बातचीत करी और सारे देश से आए हुए खिलाड़ियों को कुछ भी असुविधा न रहे उसकी चिंता करके सफलतापूर्वक नेशनल गेम्स आयोजित करने के लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड को हार्दिक बधाई देता हूं। उत्तराखंडी खिलाड़ी रणबांकुरों को, जिन्होंने संकल्प से शिखर तक को आत्मसात कर उत्तराखंडियों को गर्व से अभिभूत कर दिया, जिन्होंने उत्तराखंड की रजत जयंती को स्वर्णित कर दिया, जिन्होंने
सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का ऐतिहासिक परिणाम दिया, जिन्होंने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में जन्म दिया। और अंततः आभार व्यक्त करती हूँ कि उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय खेल के महाआयोजन को सफल बनाया। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल होने के लिए। आलोक सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक से जानेंगे। आलोक, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे समापन समारोह में शामिल होने के लिए। भव्य समारोह का आयोजन वहां पर किया गया, किस तरह की तस्वीरें और क्या जानकारी सामने आ रही है? आज बिल्कुल शांतनु, देखिए 28 तारीख को शुरू हुए राष्ट्रीय गेम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उनका शुभारंभ किया गया था, आज उनका समापन हल्द्वानी में किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो केंद्रीय खेल मंत्री है मनसुख मांडविया, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे और जो उत्तराखंड की खेल मंत्री हैं रेखा आर्या, वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद थी। और इसके अलावा जो अधिकारीगण है वो भी इन्होंने भी खेल में जो है शिरकत की है। तो काफी भव्य आयोजन आज के खेल समापन का किया गया था। लगभग 10,000 खिलाड़ी पहुंचे थे जिन्होंने कि इन राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा जो है आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ऊपर जो है स्पोर्ट्स की टीम जो है वो रही है, जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड लिए हैं। इसके दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र की टीम, जबकि तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही है जिन्होंने की सबसे ज्यादा गोल्ड प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों की भी सराहना करते हुए राज्य सरकार नजर आई है, क्योंकि पिछले नेशनल गेम्स की तुलना में अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड को 4 गुने ज्यादा पदक फिलहाल देखने को मिले हैं। लगभग 103 पदक जो है उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। और जो उत्तराखंड में खेल आयोजित किए गए थे, खासतौर पर जो राजधानी देहरादून के रायपुर स्टेडियम में खेल आयोजित किए गए थे, वहां पर काफी बढ़िया काम देखने को मिला है, जिसकी खिलाड़ी भी प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं और राज्य सरकार ने भी प्रशंसा की है खासतौर पर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान एक बड़ी घोषणा जो ये हुई है कि जिन भी खिलाड़ियों को पदक मिले हैं उनके नाम से एक पार्क बनाया जाएगा। उस पार्क का नाम वन पार्क रखा जाएगा। उस पार्क में प्रत्येक खिलाड़ी के नाम से जो है एक पौधा वहां पर लगाया जाएगा, ताकि एक यादगार भी बना रहे और जो ये राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उसकी एक छवि भी वहां पर देखने को मिले। तो फिलहाल समापन इसका हुआ है। काफी प्रशंसा केंद्र ने भी की है। देवभूमि से खेल भूमि जो बनाया गया है उत्तराखंड को, उसमें भी केंद्र की ओर से काफी प्रशंसा देखने को मिली और राज्य सरकार भी इससे काफी खुश नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व विधायकों की पेंशन 50% तक बढ़ाई गई है, जिसके बाद अब पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया है। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, इसलिए सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। देखिए, पूर्व विधायक भी जो है लगातार सामाजिक कार्यों में, सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं और उनकी काफ़ी समय से ये मांग थी कि उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाए। जिस प्रकार अन्य कर्मचारियों की पेंशन बढ़ी है, अन्य जो है चीज़ों के जो है मजदूरियों की मजदूरी बढ़ी है और लोगों की भी जो है तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो उनकी भी जो है मांग थी। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष अपने गिरेबान में झांक ले, समय समय पर जो है अन्य सरकारों ने भी, कांग्रेस के समय में भी पेंशनें बढ़ी हैं। कांग्रेस इस बात से इनकार नहीं कर सकती। आप देख लीजिए कांग्रेस के समय में कितनी बार जो है पेंशन बढ़ाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है और इसको लेकर कांग्रेस संगठन के प्रवक्ता सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने साफ कहा कि उत्तराखंड कर्ज के बोझ से दबा एक राज्य है, ऐसे में उस पर ऐसे फैसलों का बोझ डालना कहां तक जायज है। हर महीने तो आपको बाजार से कर्ज उठाना पड़ रहा है तनख्वाह इत्यादि बांटने के लिए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए, और इधर आप जो है ताबड़तोड़ जो है कभी या तो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या पेंशन वृद्धि कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के घावों पर नमक जैसा है जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहे इस राज्य के अंदर, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको आप जो है प्राथमिकता में नहीं रखते। और कहीं ना कहीं विधायकों को खुश करने के लिए, सांसदों को खुश करने के लिए, पूर्व विधायकों को खुश करने के लिए जो अपीजमेंट पॉलिसी आप अपना रहे हैं वो कतई राज्य हित में नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट के द्वारा पूर्व विधायकों की पेंशन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो पार्टी तय करे जो कुछ करना है और अपने एक्स विधायकों को और प्रज्वलन को बुला करके यदि क्या करना है तो देयर शुड बी ए क्लियर स्टैंड। मैं हिपोक्रेसी का पक्षधर नहीं हूँ कि आप जो है वास्तविकताओं को नकारें हैं। मैं कई विधायकों को और कई लोगों को जानता हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो महंगाई में यदि 20,000 की वृद्धि हो गई तो वो उससे उतनी तो महंगाई बढ़ गई है उस अनुपात में जो है। तो ये इसलिए, लेकिन यदि नहीं लेना है तो फिर एक स्टैंड लेनी पड़ेगी, एक स्टैंड लेनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को हटाए जाने की मांग हो रही है। वहीं करण माहरा इन सवालों से असहज भी हो रहे हैं और जिस पर करण माहरा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से पार्टी को मजबूती देने का पूरा काम किया है। मेरे नेतृत्व में 2 उपचुनाव जीते तो पार्टी ने निकाय चुनाव में भी अच्छा काम किया है। देखिए, मैंने अपना काम जो करना था, मुझे किसी को सफाई नहीं देनी। और जिस दिन मुझे कांग्रेस मिली थी, किस परिस्थिति में थी, आप सब जानते हैं, हमारा कार्यकर्ता जानता है। वहाँ से आज मैं कांग्रेस को इस स्थिति में ले आऊँ कि हम लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने 2 बाई इलेक्शन जीते हैं। केदारनाथ का हम जीतते रह गए, कुछ कमियां रही, और बागेश्वर का भी हम जीतते ऐश में आगे आ रहे हैं। 12,000 की हमने लीड कवर की और निकाय चुनाव में भी हमने बेहतर प्रदर्शन किया। हमने 13 में से 7 जिले जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर जंग लगातार छिड़ी हुई है। कांग्रेस के नेता खुलेआम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को बदलना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं उसका शीघ्र ही उत्तर मिलना चाहिए। देखिए, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को है। राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है निर्णय लेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि निर्णय लेना है तो वो निर्णय भी जो शीघ्र होना चाहिए, और अगर यथावत स्थिति रखनी है उसके परिप्रेक्ष्य में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव प्रवेश रावत पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं, तो वहीं प्रवेश रावत खुद को पार्टी से निष्कासित नहीं मानते। प्रवेश रावत ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि किसने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है। उधर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने कहा कि प्रवेश रावत कांग्रेस से निष्कासित चल रहे हैं, लेकिन वे पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। मेरा निष्कासन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने नहीं किया। मेरा निष्कासन ना कहीं मुझे लेटर आया, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा निष्कासन हुआ। और माननीय अध्यक्ष जी जब तक मेरा निष्कासन नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता कि किसी ने निष्कासन किया हो, किसी के कहने से निष्कासन कर दिया हो। और जो ऐसी बातें करते हैं उनको कांग्रेस के संविधान, कांग्रेस के नियम, कांग्रेस का जो बायलॉज है उसके बारे में शायद कुछ पता नहीं, इसलिए वो ऐसी अनगन बयानबाजी करते रहते हैं। प्रवेश रावत का निष्कासन जो भी हुआ वो पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई गतिविधि नहीं थी जिसके कारण उनका निष्कासन हुआ। और प्रवेश रावत लगातार कांग्रेस के लिए कई सालों से कार्य कर रहे हैं, और तो उनका निष्कासन जो हुआ वो निजी कोई बात लिखी उस हिसाब से हो, लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ कहीं पे नहीं किया। और इस चुनाव में भी पूरा पार्टी का प्रत्याशी जो था उनका साथ दिया, तो मेरे ख्याल से उनका निष्कासन जो हुआ वो थोड़ा गलत हुआ, और अभी पार्टी को उनको पार्टी में ले जाना चाहिए, मेरा यही कहना है इस विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटीमा के गांव दिया स्थित कामन नदी में हो रहे खुदान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने कामन नदी में हो रही खुदाई का जमकर विरोध करते हुए शासन प्रशासन से तत्काल खुदाई बंद करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने खुदाई बंद करने की मांग को लेकर विधायक भुवन कापड़ी के साथ धरने पर बैठ गए और तत्काल खुदान बंद करने की मांग को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जो हमारी 3 मेन यहाँ नदियाँ हैं, कॉमन, परवीन और जगबुड़ा, इसमें सिल्ट बहुत जमा हो गया था, तो इसमें डिसिल्टिंग की कार्रवाई की जानी बहुत आवश्यक थी।
लिहाजा इसी सिलसिले में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया, जिसमें तीनों जगह परवीन नदी, कॉमन नदी और जगपुड़ा नदी में डिसिल्टिंग काम के लिए यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत हमने टेंडर फ्लोट किया। इसी का टेंडर हमने किसी एक जो लोवेस्ट बिडर था उसको दिया गया और आज माननीय विधायक जी और उनके कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। जिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेनिंग के लिए 300 बाई 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। हरिद्वार जिले में आज अधिवक्ताओं ने पेपरलेस रजिस्ट्री और यूनिफॉर्म सिविल के विरोध में हड़ताल करते हुए ज्वालापुर तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार प्रियंका रानी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करने की मांग की। हड़ताल के चलते तहसील परिसर में बस्ते, टाइपिंग और स्टाम्प वेडिंग का काम पूरी तरह से ठप रहा, जिससे आम जनता को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी मांगे जो हैं सभी अधिवक्ताओं को लेकर, दस्तावेज लेखकों को लेकर और हमारे जो स्टाम्प वेंडर हैं उनको लेकर हैं, क्योंकि भविष्य में जो है उनका बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा और बिल्कुल सड़क पर जाएंगे। जो लोग जो है 30 वर्षों से इस धंधे में लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो उन्हीं के हितों को ध्यान रखते हुए हमने आज यह स्ट्राइक की है। ये हमारे जो तहसील अधिवक्ता बार एसोसिएशन और तहसील दस्तावेज लेखक एसोसिएशन है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि वर्तमान में लागू जो एक समान सिविल संहिता है उसके संबंध में जो अधिवक्ता हितों और पब्लिक हितों को लेकर कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ बातें हैं जो ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया है, सक्षम स्तर तक इसको पहुँचा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून बार काउंसिल एसोसिएशन के द्वारा यूसीसी में ऑनलाइन शादी, वसीयत और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इससे पूर्व बार एसोसिएशन देहरादून की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक भी की गई। बैठक के बाद जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी को सौंपा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सुद्दोवाला जेल में ओपन एयर जेल कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। कैदियों को लेकर जेल प्रशासन ने सकारात्मक रुख देखने को मिला है, जहां पर कैदियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। कैदियों को काम के लिए जेल से बाहर भेजा जाएगा। कैदी को रोजी रोटी कमाने और काम करने की छूट दी जाएगी, तो वहीं तय समय सीमा तक उस कैदी को वापस जेल लौटना होगा। उद्देश्य यही है कि हम अधिकतम बंदियों को उत्पादक श्रम में नियोजित करें, वो यहाँ एक हुनर सीखे जब तक वो जेल में है, रेवेन्यू अपने परिवार के लिए, आजीविका के लिए कुछ अपना धन अर्जित करें और जब बाहर जाए तो उसके पास एक आजीविका का साधन है। जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में मॉस्को निवासी एक विदेशी महिला से मोबाइल छीनकर भागे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉस्को निवासी एक विदेशी महिला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में रुकी हुई थी और इसी दौरान जनपद चंपावत के मऊ गांव निवासी हिमांशु त्रिलोक ने विदेशी महिला का फोन छीन लिया, मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर उससे कब्जे से फोन बरामद किया गया। चलो। देहरादून में युवा वर्ग को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए दून पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। रायपुर और डोईवाला क्षेत्र में पुलिस ने छात्र छात्राओं के बीच जाकर उन्हें नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।